नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि ये जो आर्टिकल्स हैं वो गवर्नमेंट की जितनी भी लीडिंग वेबसाइट्स हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएससी और उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी ये सीरीज। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें, इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को जो पीडीएफ है इस वीडियो की फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है जरूर ज्वाइन कर लें, साथ ही जो हमारा इंस्टा का पेज है उसको भी फॉलो कर लें। तो आइए आगे की ओर चलेंगे, देखेंगे किन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में आज बताया गया कि किस तरीके से ये इंडस्ट्री में जो लोग आपके कार्यरत हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो भी आपके व्यापारी है इस क्षेत्र में संलग्न है, उन्होंने कहा है कि ये हमारे लिए वाइबल नहीं रह गया, मतलब उनको जो है लॉस लग रहा है। तो हम देखेंगे कि किन कारणों से लग रहा है। एक तो कोविड-19 का दंश जो था वो था ही, यूक्रेन का भी एक जो रशिया यूक्रेन का जो क्राइसिस है, वॉर है, उसका भी रीजन है यहाँ पर। और भी चीजें देखेंगे हम लोग कि किस तरीके से हमारे यहाँ जो लेबर, चीप लेबर नहीं मिल रहा, स्किल्ड लेबर नहीं मिल रहा, तो इनपुट ज्यादा हो रहा है। इनपुट ज्यादा हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है कि जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रॉफिट इरोड हो रहा है। तो इसको देखेंगे, थर्ड पेपर का पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो सेकंड हमारा यहाँ पर टॉपिक है ये ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है। तो जैसे अभी डोमिनेंस एक तरीके से आप देखेंगे यूएस कंपनीज जैसे वॉलमार्ट है, अमेजॉन है, तो इसको एक ओपन सोर्स नेटवर्क के रूप में जो है बनाने की कोशिश हमारी सरकार कर रही है कि अगर इसको बना देंगे तो जैसे जो आपके छोटे व्यापारी हैं उनके हितों का भी संरक्षण और संवर्धन किया जा सकेगा। तो इसको देखेंगे हम लोग, ये भी आपका थर्ड पेपर का पार्ट है। इस्तांबुल कन्वेंशन के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। दरअसल ये जो आपकी महिलाओं के खिलाफ अत्याचार से रिलेटेड है। तो अभी यूक्रेन की जो संसद है आपकी, उसने इसको जो है माना है, इसको जो है आपका रेक्टिफाई किया है, ठीक है। तो ये इसलिए चर्चा में है, इसको देखेंगे। इंपॉर्टेंट ये है यहाँ प्रीलिम्स के संदर्भ में कि ये कन्वेंशन किससे रिलेटेड है और मेंस में एज ए एग्जांपल हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पेपर में भी रख सकते हैं, फर्स्ट पेपर में भी। ये आपका ओवरलैप वाला पार्ट है, सोशल इश्यूज में भी आएगा, आपका इंटरनेशनल जो आपका कन्वेंशन है उससे भी संदर्भित है ना। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है GSAT-24 है, ये आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। ये थर्ड पेपर का पार्ट है आपका साइंस एंड टेक का। उसके बाद जो नेशनल एयर क्वालिटी रिसोर्स फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया है उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे कि इसको किसने डेवलप किया है और इसके पीछे क्या एसेंस है, क्या इससे फायदा होगा। एक तरीके से ये आपका क्या है, डेटा के लिए एक प्लेटफॉर्म है, कॉमन प्लेटफॉर्म जिसका यूज किया जा सकेगा, ठीक है। तो इसको देखेंगे हम, एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड है, ये आपका थर्ड पेपर का पार्ट है। एनवायरमेंट से रिलेटेड हो गया ये आपका। तो पहला टॉपिक जो हमारा उसको डिटेल में देखेंगे। तो अभी बोला जा रहा है कि गुजरात के अंदर जो आपकी ये इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो बोला जा रहा है कि वो संकटपूर्ण स्थिति में है, ठीक है ना। ये कंटेक्स्ट है, वहां के किसानों का कहना है कि उनको जो कपास की खेती में भी नुकसान झेलना पड़ रहा है और व्यापारी को भी नुकसान हो रहा है, तो दोनों को यहाँ पर नुकसान हो रहा है। आप कॉटन टेक्सटाइल के बारे में देख लेते हैं। तो ये फाइबर क्रॉप है, इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप है, आप लोगों को पता होगा, है ना। बस इंडिया के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए। इसके बाद ये जो है केवल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ही रॉ मटेरियल के रूप में यूज नहीं करते इसको, है ना, कि ऐसा नहीं कि केवल इसका यही यूज है कि ये जो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके अंदर इसको रॉ मटेरियल के रूप में यूज करेंगे। इसका यूज जो किया जाता है, इसके अंदर जो इसका सीड होता है उसको वनस्पति ऑयल इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि जैसे कैटल जो होते हैं हमारे, है ना, जो आपके मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो जो दुधारू पशु हैं उनके बेहतर दूध उत्पादन के लिए
प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी इनके बीज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चारे जो बीज का उपयोग है उसको चारे वगैरह के लिए फॉडर के रूप में जो है उसका यूज किया जाता है। ठीक, इसके बाद ये भी देख लीजिए आपकी कुछ जो आपकी कपास की बुनाई है उसमें अभी तक मैकेनाइजेशन नहीं हुआ, मैकेनाइज्ड नहीं है वो। ठीक है, तो उसके लिए बुनाई के समय जो है सस्ता, चीप और आपका स्किल्ड लेबर की आवश्यकता होती है। ये इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स है। अब इसके लिए जो फेवरेबल ज्योग्राफिकल कंडीशंस है वो देख लेते हैं हम लोग। तो ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो एरियाज है वहां पर ग्रो किया जाता है आसानी से, और इसके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है वो वेरी करता है आपका क्या 21 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस के बीच। ठीक, इसको जो है ग्रो करने के लिए ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि 210 जो है आपके फ्रॉस्ट फ्री डे चाहिए होता है ईयर में। ठीक है, इसमें जो रेनफॉल है वो मॉडेस्ट अमाउंट में, इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो मॉडेस्ट अमाउंट में, जैसे 50 से लेके 100 सेंटीमीटर, और जहां पर 50 सेंटीमीटर से कम है वहां पर इरिगेशन के थ्रू भी इसको ग्रो किया जा रहा है। ठीक, इसके बाद यहां पर ये भी बोला जा रहा है कि इसमें शुरुआत में है ना, इसकी जब खेती की जाती है तो शुरुआत में ज्यादा वर्षा की मात्रा इसको रिक्वायर्ड होती है, उसकी आवश्यकता ज्यादा होती है रेनफॉल की। ठीक है, शुरुआत में, और उसके साथ ही सनी और ड्राई वेदर भी। कब? जब रिपनिंग का टाइम होगा इसका। ठीक है, रिपनिंग का टाइम होगा तब अच्छी फसल का उत्पादन कपास की जो होती है वो होती है। ठीक है ना, उत्पादन अच्छा होता है, प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन बढ़ जाता है। उसके बाद इसका जो संबंध है वो आपको पता है कि काली मिट्टी से है ना, डेक्कन प्लेटू वाला जो एरिया है और मालवा का पठार वाला जो एरिया है। इसके अलावा ये सतलज जो रिवर है आपकी, सतलज रिवर है, आपने देखा होगा ना, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक, तो जो आपका सतलज नदी है उसके जो मैदान की जो एलुवियल सॉइल है और जो आपका पेनिनसुलर एरिया वहां की जो रेड और लेटेराइट सॉइल है वहां पर भी आपका ग्रो हो जाता है। आप देखेंगे, मैंने बार बार आपको बताया, वन ऑफ द मोस्ट डिसेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्री इन इंडिया कौन सी? कॉटन इंडस्ट्री। आपको सब जगह मैप में देखने को मिल जाएगा, है ना, मैप में आप देखेंगे तो आपको सब जगह लगभग जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, आप देखेंगे तो आपको पूरे मैप में सारी जगह दिखाई देगा ये आपका। ठीक है, अब इसके बाद जो समस्याएं हमारे यहाँ आ रही है, जो भारत आपका वहां पर फेस कर रहा है, उसके बारे में देखेंगे तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जो हमारे यहाँ लेबर चीप नहीं मिल रहा है, तो इनपुट बढ़ जाएगा। जब किसी भी इंडस्ट्री में इनपुट बढ़ गया तो उसका प्रॉफिट जो है इरोड हो गया, है ना, या फिर वो लॉस में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हमको जो है ये आपका बहुत ज्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि बांग्लादेश से, थाईलैंड से, है ना, ठीक है, तो उसको वियतनाम से, इसको देखेंगे हम लोग। ठीक, तो इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ लॉन्ग स्टेपल कॉटन, ठीक है, जो फाइन फैब्रिक्स के लिए यूज होता है आपका लंबे रेशे वाला कपास। ठीक है ना, इसको हमको आयात करना पड़ रहा है दूसरे देशों से। ठीक, तो जब हम आयात कर रहे हैं और वहां पर आयात शुल्क बढ़ गया तो इनका जो आपका निवेश लागत है, जिसको मैं इनपुट बोल रहा हूं इस इंडस्ट्री के लिए, उसमें क्या हो गई? बढ़ोतरी हो गई। ये पहली प्रॉब्लम। दूसरी चीज ये कि अगर सूरत की बात करें, है ना, गुजरात को इसमें मेनली जो है हाईलाइट किया है, तो जैसे अगर वहां पर देखें तो डेली बेसिस पे 15 करोड़ रुपए की सिलाई बुनाई का वहां पर काम होता था। ठीक है, तो बहुत ज्यादा पैसा लग रहा था। तो इसको क्या किया गया कि पूरी तरीके से जो है पूरे वर्क को जो है शिफ्ट कर दिया गया, कहा? बांग्लादेश। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो हमारे यहाँ रोजगाररत लोग थे वो तो बेचारे क्या हो गए? अनएम्प्लॉयड हो गए, और वहां पर रोजगार के अवसरों में भारी कमी भी आई है। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे कि जो ज्यादातर जो आपकी कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हैं इंडिया में वो कैसे काम कर रही है, तो जो आपकी अप्रचलित तकनीकी या जो आज कंटेम्पररी टाइम में उतनी ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं है वैसी टेक्नोलॉजी से वहां पर काम किया जा रहा है उन मिलों के द्वारा। तो उससे क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्टिविटी है ना, वो भी कम आ रही है। मतलब क्या कि लो क्वालिटी फैब्रिक का जो है वहां पर प्रोडक्शन हो रहा है और आउटपुट भी वहां पर कम मिल रहा है। इसके बाद हमारे यहाँ एक्यूट आपका पावर शॉर्टेज है। एक्यूट देख रहे हैं, मतलब ये आपका प्रीफिक्स लगा हुआ है, कहने का मतलब ये कि जो हमारे यहाँ बिजली की भारी कमी है उसका सामना करना पड़ रहा है। तो सीधी बात है, अगर बिजली की कमी होगी तो वहां पर प्रोडक्शन कम होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पर जो प्रोडक्शन की आवर्स है उनको वो डायरेक्टली इंपैक्ट उस पर डालेगी नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद हमारे यहाँ जो कई सारी जो टेक्सटाइल मिल्स है जो आपकी घाटे में चल रही हैं उनको डिक्लेयर भी किया गया है कि सिक इंडस्ट्री है। अब वहां पर गवर्नमेंट जो है उनको कैपिटल वगैरह प्रोवाइड करा रही है ताकि वो रिवाइव कर सके। ठीक है, इसके बाद जो कॉम्पिटिशन है वो आपका सिंथेटिक फाइबर से भी है, जैसे रेयॉन है, आपका पॉलिस्टर है, एक्रिलिक है
है ना, नायलॉन है, ठीक है, तो ये जनरली आपके डिमांड में, तो वहां पर भी जो है इसको कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है, प्रतिस्पर्धा का। इसके बाद रीजन क्या है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लॉस का, तो कुछ और कारण है आपके। सबसे पहली चीज, इसमें 2 तरीके के जीएसटी रेट्स लगते हैं। 5% जो आपके गारमेंट्स होंगे 1000 रुपए से नीचे, और जो आपके 1000 रुपए के ऊपर है वहां पर 12% जो है आपका जीएसटी का प्राइस लग रहा है, ठीक है। तो एक तो रेट हो गए, तो वो दो तरीके का विनियमन हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर गवर्नमेंट सोच रही है कि एक फ्लैट जीएसटी रेट 12% हम यहाँ पर अप्लाई कर दें, तो उससे तो सीधी बात है कि इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आपका बढ़ जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे निवेश लागत बढ़ती जा रही है, केमिकल्स हो गए, कलर्स हो गए, बिजली की लागत हो गई, है ना, उनकी कीमतें बढ़ती जा रही है। और उसका मेन रीजन एक तो ये भी है कि जो कलर और केमिकल था मेनली हम यूक्रेन से जो है आपके क्या कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे। अब ऑनगोइंग जो आपका क्राइसिस है, यूक्रेन जो वॉर चल रहा है रशिया यूक्रेन का, तो उससे ये सब चीजें महंगी हो गई हैं, है ना। उसके बाद पावर कॉस्ट जो है भारत में वो 30-40% ज्यादा है अगर हम कंपेयर करके देखें किससे, बांग्लादेश से, है ना। इसलिए बहुत सारी जो आपकी इंडस्ट्री है वो आपकी बांग्लादेश, थाईलैंड और वियतनाम में शिफ्ट हो रही है। इसके बाद यहां पर आप ये भी देखेंगे कि जो आपका कोविड के कारण डिमांड और जो आपका डिमांड सप्लाई का चेन है उस पर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, तो इसकी भी डिमांड कम हुई, सेल कम हुई, तो उसके कारण भी प्रोडक्शन में क्या हुआ, कमी आई। तो उसके कारण वहां पर कट किया गया, जो भी लोग वहां पर एम्प्लॉयड थे, तो जो भी इंडस्ट्रीज थे उनको घाटा हो रहा था, तो वो उनको भी वहां से निकाले कि भैया अब आप लोगों की आवश्यकता नहीं है, तो उससे भी अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह भी बढ़ा है, ठीक है ना। तो लोगों की जो है वो आय भी कम हुई है, बहुत सारे उसके मल्टीप्लायर इफेक्ट है। इसके बाद जो एमएसपी है उसमें भी फ्लक्चुएशन देखा जा रहा है, ठीक है, और ठीक है, ये नॉर्मल सा पॉइंट है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर हमारे यहाँ कभी कभी क्या है कि हमारे यहाँ जो आज भी इरिगेशन की सुविधा है वो क्या है, 50 से 60% जगह जो है हमारे यहाँ मानसून फेड इरिगेशन होता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक। तो जो हमारे यहाँ कभी कभी जो है बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, कहीं कहीं पर आप देखेंगे अतिवृष्टि है तो अनावृष्टि है, तो कहीं पर सूखा पड़ रहा है, कहीं पर बाढ़ आ रही है, तो हमारे यहाँ अनटाइमली रेन के कारण भी प्रोडक्शन में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। उसके बाद पिंक बॉलवॉर्म जो होता है, बार बार कीटों का हमला भी जो होता है, उसके कारण भी जो है इनको लॉस वगैरह लगता है। अब सरकार ने क्या कदम उठाए यहाँ पर ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो है सरकार ने यहाँ पर सारी जो कस्टम ड्यूटी थी जो कॉटन के संदर्भ में जो इंपोर्ट करते समय जो आपका लगाया जाता है, तो उसको जो है आपका वहां पर उसको कम किया गया, ठीक है, राहत दी गई वहां पर, ठीक। तो राहत दी गई, एक तरीके का इंसेंटिव है। उसके बाद आप देखेंगे सीबीडीटी जो है आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड जो आपका कस्टम्स है उसने भी एग्जाम्पशन दिया, वहां पर एग्जाम किया है कस्टम ड्यूटी को। और जो आपका सेस वगैरह लगता था, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, है ना, इंपोर्ट पे कॉटन पे, उसको भी जो है वहां पर क्या किया गया, इनमें भी छूट देके एक तरीके से इंसेंटिव दिया गया। उसके अलावा एक पीएम मित्रा स्कीम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, इंटीग्रेटेड मैनर में जो है लार्ज स्केल पे, ठीक है, लार्ज स्केल पे क्या करना है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करना है सारी इंडस्ट्रीज को लेके, एक तरीके से सारे डोमेन की बात करेंगे यहाँ पर। पूरा वैल्यू चेन जो इसका आपका सिस्टम है ना, जो एंटायर वैल्यू चेन है उसमें जो है इंक्रीमेंट करने की जो है कोशिश किया जा रहा है, उसको सशक्त करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को एम्बेडेड करेंगे, संपृक्त करेंगे वहां पर, ठीक है। तो ये जो स्कीम होगी वो आपकी हेल्प करेगी इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बूस्ट करने में, ठीक है, और ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट में पुनः अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने में भारत को, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है यहाँ पर, तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, बिल्कुल छोटा सा आपका ये क्या है टॉपिक है, ठीक है। इसमें 5 शहरों में अभी जो है डिजिटल व्यापार के लिए ओपन नेटवर्क को शुरू करने की घोषणा की जा रही है। आप ऐसा समझिए कि जैसे मान लीजिए कि गूगल है, अब गूगल तो आप एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके पेड नहीं होते हैं, वो ओपन सोर्स होते हैं, मतलब उसको कोई भी व्यक्ति जो है आपका एक्सेस कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ जो होते हैं आपके पेड होते हैं, जब आप उसको पैसा देंगे तभी वो आपको यूज, जैसे iOS की बात करें तो सिर्फ एप्पल यूज कर रहा है, लेकिन एंड्रॉइड की ये एग्जांपल इसमें बताया भी है कि एंड्रॉइड जो है वो बहुत सारी कंपनीज जो है अपनी जरूरतों के हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकती, तो ओपन सोर्स हो गया। तो इसी तरीके से डिजिटल कॉमर्स के लिए भी ओपन नेटवर्क की बात किया जा रहा है, ताकि जो आपकी जाइंट कंपनीज है, अमेजॉन है, वॉलमार्ट है, तो उनका प्रभुत्व जो है वो खत्म किया जा सके और छोटे लोगों को भी मौका दिया जा सके, ताकि वो भी आगे आके
के काम कर सके, तो व्यापार पे एकाधिकार ना हो और सभी लोग जो है ये जो खुली अर्थव्यवस्था ओपन इकोनॉमी उसका लाभ ले सके, इसलिए जो है इस तरीके का नेटवर्क बनाया जा रहा है। इसको कौन बना रहा है, इसको कॉन्सेप्चुअलाइज किसने किया है, तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो आपकी किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगी, तो कॉमर्स और इंडस्ट्री। बताइएगा इसका नाम कुछ और था क्या, इसको चेंज किया गया है क्या, और कब चेंज किया गया है ये आपका, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिए आप लोग, तभी तो मोटिवेशन हम लोगों को मिलता है, हमारी पूरी टीम को, है ना। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर करिए, इतना तो मतलब बनता है, आप लोगों को ये करना चाहिए, है ना। और इसके बाद यहाँ पर जो इसका उद्देश्य है, इसका क्या उद्देश्य होगा बताइए, तो भैया जो भी अमेरिकन फर्म है, अमेजॉन, वॉलमार्ट, उनका जो आपका प्रभुत्व है उसको खत्म करना, ठीक है। इसके बाद ये बेस्ड किस पे होगा, तो यूपीआई पे बेस्ड होगा। ये आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा, गैर लाभकारी संगठन होगा, ठीक है, उसके रूप में इसको लाया जा रहा है, ठीक है, ताकि ये इस तरीके का एक जो है नेटवर्क बना सके जो ओपन सोर्स हो, ठीक है। ये एकल मंच होगा, सिंगल प्लेटफॉर्म होगा जिसको यूज किया जा सकेगा सर्विसेज के लिए, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कि कोई इंडिविजुअल है, एग्जांपल, उसका अकाउंट सिर्फ अमेजॉन के साथ है ना, ठीक है, और जोमैटो के साथ है, तो वो आपका जो भी आपके स्टफ्स हैं या कोई और प्रोडक्ट्स है वो मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, इन सब से जो है वो खरीद पाएगा। कुल मिलाकर सिंगल प्लेटफॉर्म होगा जिसका यूज वो डिफरेंट डोमेन में कर सकेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि ये पायलट स्टेज, जब भी कोई स्कीम नई लाई जाती है तो उसको पायलट स्टेज पे जो है लॉन्च किया जाता है, पहले उसका इवैल्यूएशन किया जाता है कि क्या इसका आउटकम आ रहा है ना। तो इसको भी पायलट प्रोजेक्ट की तरह जो है स्टार्ट किया गया है 5 सिटीज में, दिल्ली एनसीआर है, भोपाल है, बेंगलुरु है, शिलांग है, आपका कोयम्बटूर है। ये आइडिया जो है आपका ओपन नेटवर्क प्लेटफॉर्म का, ये अलाउ करेगा आपका स्मॉलर जो आपके रिटेलर्स हैं, है ना, वो कंपीट कर पाएंगे इन जाइंट से भी, ठीक है। इस तरीके से जो ई कॉमर्स का सेगमेंट है वो इंक्लूसिव होगा और एक्सेसिबल होगा कंज्यूमर्स के लिए भी, ठीक है ना। तो विन विन सिचुएशन है दोनों तरफ से, ठीक है। इसको कंज्यूमर्स भी यूज कर पाएंगे, रिटेल शॉप ओनर्स भी काम कर मतलब यूज कर पाएंगे डिफरेंट डोमेन्स में, जैसे कि आपका फूड डिलीवरी हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, अर्बन सर्विसेज हो गई, बहुत सारी सर्विसेज हो सकती हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका है ये ओपन नेटवर्क पर बेस्ड है, ये मैंने शुरू में ही बताया। तो ये पूरी जो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो आपकी पूरी वैल्यू चेन है, ठीक है, तो उसके अंतर्गत एक तरीके से पब्लिक डिजिटल अवसंरचना मतलब सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना स्थापित करने के लिए इस ओपन नेटवर्क का यूज किया जाएगा, ठीक है। और इसके द्वारा क्या होगा कि जो भी आपका डिजिटल या ई कॉमर्स जो आपका स्पेस है उसका डेमोक्रेटाइजेशन होगा, ज्यादा लोकतांत्रिकरण हो जाएगा उसका, ठीक है। और इसके बाद ये भी है कि इसमें जो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जैसे iOS है वो यूज कर पा रहा है सिर्फ एप्पल, है ना, तो ये ओपन सोर्स नेटवर्क नहीं, लेकिन जो एंड्रॉइड है ये ओपन सोर्स नेटवर्क है, ठीक है। तो उसको डिफरेंट मोबाइल कंपनीज जो है अपने हिसाब से सुटेबल चेंज करके उसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करके उसको यूज कर पा रही है। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो देखेंगे हम लोग, इस्तांबुल कन्वेंशन। ये याद रखिएगा कि महिलाओं के खिलाफ जो आपके अत्याचार होते हैं, उनके खिलाफ जो घरेलू हिंसा वगैरह, तो उस तरीके के अत्याचार को, हिंसा को रोकने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए यूरोपीय कन्वेंशन है ये आपका, ठीक है ना। वहां की जो आपकी काउंसिल है, काउंसिल ऑफ यूरोप, उसने इस कन्वेंशन को जो है आपका लाया था, उसी को इस्तांबुल कन्वेंशन बोलते हैं। उसको अभी जो है यूक्रेनियन पार्लियामेंट ने जो है आपका क्या किया है, उसको रेटिफाई किया है, इसलिए ये न्यूज में, तो ये याद रखिएगा किससे रिलेटेड है। अब इसके बाद जो काउंसिल ऑफ यूरोप है, इसने इस्तांबुल कन्वेंशन को स्टैब्लिश किया था ह्यूमन राइट्स ट्रीटी की तरह। ये आपकी पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से फर्स्ट लीगली बाइंडिंग ट्रीटी थी, जिसने कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में एक फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क को बनाया, है ना, और एक अप्रोच के रूप में उसको डेवलप किया कि जो भी वुमेन के खिलाफ वायलेंस है उसके खिलाफ हम किस तरीके से उनका सामना करेंगे, ठीक है ना। ये फोकस है आपका प्रिवेंट करना डोमेस्टिक वायलेंस, है ना, जो आपका उससे संदर्भित जो भी आपके विक्टिम्स है उनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, उनको जो है आपका क्या, उनको एक तरीके से संरक्षण देना, उनके हितों का संरक्षण करना, उनको जो है उनको सशक्त करना, ठीक है ना, उनसे निपटने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा और दृष्टिकोण को प्रदान करती जो भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसके बाद ये समझिएगा कि जो आपका इस्तांबुल ये आपका कन्वेंशन, ये टर्की में मई 2011 में इसको जो है रेटिफिकेशन के लिए ओपन किया गया था। इंडिया इस कन्वेंशन की पार्टी नहीं है, ये याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो ऑब्जेक्टिव वही महिलाओं के खिलाफ जो आप हिंसा से संदर्भित समझते हैं कि महिलाओं को सभी प्रकार की हिंसा से बचाना,
महिलाओं को जो घरेलू हिंसा है उनके खिलाफ, है ना, जो भी आपका यौन उत्पीड़न है या जो भी आप समझ सकते हैं कि उनका जो शोषण किया जाता है, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उसको रोकने के लिए, ठीक है, उनके खिलाफ सभी प्रकार के जो डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म करना है और उनको जो है एम्पावर्ड करना है, ठीक है ना, और उनको जो है सब्सटेंसिव जो आपका मतलब एक तरीके से जो है आपका सशक्त मैनर में जो है समानता के संदर्भ में उनको सशक्त करना है, ठीक है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में आप समझ सकते हैं कि उनको जो है समता प्रदान करना है। उसके लिए ये आपका डिजाइन करता है कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क, पॉलिसीज, किस तरीके के मेजर्स लेना है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सहायता प्रदान करने के लिए, जो भी आपके विक्टिम्स होंगे जिनके खिलाफ वायलेंस वगैरह हुआ होगा। इसके अलावा इसमें अंतरराष्ट्रीय समन्वय की भी बात की गई है ताकि वुमेन के खिलाफ जितने भी आपके वायलेंस वगैरह होते हैं उनको एलिमिनेट किया जा सके। इसके अलावा जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनको वापस सपोर्ट करना, असिस्टेंस देना, सहायता प्रदान करना, ताकि जो है इस संदर्भ में वो आपके अच्छी पॉलिसीज को बना के क्या कर सके, इंप्लीमेंट कर सके, और जो भी आपका विभेदीकरण किया जाता है वुमेन्स के साथ उनको एकीकृत आयाम पर, एकीकृत आधार पर जो है समाप्त किया जा सके, वैसी पॉलिसीज वगैरह को भी बनाया जा सके और प्रभावी ढंग से उनको इंप्लीमेंट किया जा सके। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा GSAT-24, तो इसको न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने लॉन्च किया है अभी, ठीक है, डिमांड ड्रिवन आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट मिशन है ये आपका, ठीक है। तो इसको बिल्ड किसने किया है, तो इसरो ने किया है। किसके लिए किया है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। अब ये सैटेलाइट जो है अभी सक्सेसफुली जो है उसको लॉन्च किया गया और प्लेस किया गया, जो आपकी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, किसके द्वारा, एरियान जो आपका 5 रॉकेट है आपका, ठीक है ना, आपको इसके बारे में पता होगा। और ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का पहला डेडिकेटेड कमर्शियल सैटेलाइट है। डेडिकेटेड जो ये सैटेलाइट है किसके लिए है, टाटा प्लेस के लिए, फॉर्मरली जिसको टाटा स्काई के रूप में जाना जाता था, D2H के लिए। ये आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। तो KU बैंड का 4 टन का आपका ये क्या है, आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये याद रखें। KU बैंड जो है वैसे भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए यूज होता है। इसके बाद ये प्रोवाइड करेगा क्या, तो भैया हाई क्वालिटी टेलीविजन, टेलीकम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, है ना, पैन इंडिया में। अब ये एरियन 5 जो है ये आपका यूरोपियन हैवी लिफ्ट स्पेस लॉन्च व्हीकल, इसको डेवलप किसने किया है, तो एरियान स्पेस ने किया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के अंतर्गत आएगा ये आपका। इसको लॉन्च किया गया है फ्रेंच गुयाना से, ठीक है ना। अब इसके बाद ये जो है इसमें फंडिंग की बात करें तो फुल्ली फंडेड है ये आपका न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। तो इसके बाद आप ये देखिए, इसमें एक चीज है डिमांड ड्रिवन, जो आपका सैटेलाइट के बारे में बात किया जा रहा है, तो इसको ऐसे समझिएगा कि ये जो है इसके द्वारा ये इस तरीके का उपग्रह है कि इसके द्वारा एंड कस्टमर्स को जो है आसानी से उसके बारे में पता लगाया जा सकता है, ठीक है ना। और उसके संदर्भ में फिर जो है कि जो भी आपका उपयोग से संदर्भित जो चीजें हैं उसको मोबिलाइज किया जाएगा कि भैया अंतिम उपभोक्ता क्या है और उनका यूज क्या है, उस संदर्भ में ये आपका वहां पर कार्यरत होगा, है ना, कक्षा में जाने के बाद। तो उसका जो आपका प्रोडक्टिविटी आएगी, है ना, वो आपकी इनहेंस हो जाएगी। नॉर्मल सी चीज है, इसमें उलझना नहीं है आपको, ठीक है ना। इसमें कभी फुल क्वेश्चन नहीं बनेगा कि डिमांड ड्रिवन आपकी सैटेलाइट क्या होती, ठीक। अब न्यू स्पेस जो इंडिया लिमिटेड है, कमर्शियल आपका विंग है इसरो का, स्टैब्लिश किया गया 2019 में। इसका जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल डिपार्टमेंट जो होगा, है ना, वो किसके अंतर्गत होगा, जो भी प्रशासनिक नियंत्रण इस पे है वो किसके द्वारा किया जाएगा, बताइए, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड रजिस्टर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस करेगा। और रजिस्टर्ड किस तरीके से होगी ये कंपनी, तो 2013 का जो आपका कंपनी एक्ट है। प्राइमरली अगर इसको देखा जाए तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसके संदर्भ में है, ठीक है। तो सीधी बात है, जो भी इंडियन इंडस्ट्री है स्पेस से रिलेटेड, है ना, तो टेक्नोलॉजी के डोमेन में वहां पर ये आपको और ज्यादा उसमें उन्नयन करना, तकनीकी विकास के लिए है, तकनीकी के संदर्भ में जो है आपका क्या करना, उसको और अच्छी बनाना है उसको, ठीक है ना। जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी है तो उसको और नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। इसके बाद आप देखेंगे कि और भी रिस्पॉन्सिबल है प्रमोट करने के लिए, किस चीज को प्रमोट करने के लिए, कि जो भी भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से निकलने वाले प्रोडक्ट्स हैं, जो सर्विसेज हैं, तो उनका ये कमर्शियल मोबिलाइजेशन करने के लिए भी जिम्मेदार है। इसके बाद नेशनल एयर क्वालिटी रिसोर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग वर्कशॉप जो है आयोजित किया गया अभी, और ये डेवलप किसके द्वारा किया जा रहा है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज बेंगलुरु के सपोर्ट के साथ है ना। इसमें आप देखेंगे तो जो ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उनसे भी सलाह वगैरह ली जा रही है। उन्हीं के सहयोग से जो है आपका ये राष्ट्रीय उन्नत जो अध्ययन संस्थान है आपका बेंगलुरु, उसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है। इसके द्वारा किया क्या जाएगा, तो एक तरीके से ये आपका क्वालिटेटिव डेटा प्रोवाइड करेगा, है ना,
ठीक है। तो जब हमारे पास डेटा होगा तब हम उससे रिलेटेड वहां पर क्या ले सकेंगे, कोई भी जो हम कदम उठाएंगे उसी पर बेस तो उठाएंगे ना। जब हमारे पास डेटा होगा तभी फिर हम वहां पर साइंस बेस्ड सॉल्यूशन वगैरह वहां पर प्रोवाइड कर सकेंगे। तो यहां पर सीधी बात है कि वायु गुणवत्ता से रिलेटेड डेटा को हमको एकत्र करना है, उसके असेसमेंट करना, उसके प्रभाव का अध्ययन करना है, फिर उसमें जो है विज्ञान आधारित समाधानों को प्रदान करना है। उसके लिए एक तरीके से ये आपका पथ प्रदर्शक के रूप में काम करेगा। अब पॉल्यूशन अपने आप में कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम, इसके लिए गवर्नमेंट को, ऑफिशियल्स को, सिटीजन्स को एक साथ आने की जरूरत है, रिसर्चर्स को भी, है ना। तो प्रदूषण की समस्या के लिए ये एक एकीकृत जो है दृष्टिकोण से बनाया गया एक समाधान के लिए आपका आयाम है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका बहु क्षेत्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी का दृष्टिकोण उसको संप्रेषित किया जाएगा, है ना, वो तो होगी। उसके बाद इसका सोशल एंगल का भी, जो भी आपकी सोशल एस्पेक्ट भी होता है इस प्रॉब्लम का, पोल्यूशन का, उसको भी एड्रेस किया जाएगा। इसमें क्या होगा कि भैया ये जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा तो इस मैकेनिज्म से क्या हेल्प होगी, किसको जो भी आपके निर्णय कर रहे हैं, डिसीजन मेकर्स में जो आपके शामिल है, जैसे गवर्नमेंट है, म्युनिसिपैलिटी है, स्टार्टअप है, या जो भी प्राइवेट सेक्टर भी है जो इस डोमेन में काम कर रहा है डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स में, तो उनके पास डेटा उपलब्ध होगा तो वो आसानी से जो है वहां पर, अब जो इसके संदर्भ में कि भैया प्रदूषण रोकने के लिए ये कदम उठाया, तो आसानी से वो वहां पर उसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। एक तरीके का सूचना तंत्र है ये, ठीक है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो है संचार को समृद्ध बनाएगा, सामान्य जागरूकता भी लोगों में बढ़ेगी, उसमें भी ये मदद कर सकता है, ठीक है। और ये इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट में होगा तो सभी लोग आसानी से इसको एक्सेस कर पाएंगे। इसके बाद इसमें आप देखेंगे कि ये जो आपका नेशनल एयर क्वालिटी रिसोर्स फ्रेमवर्क है, इसमें जो है 5 मॉड्यूल्स जो है उसमें है, ठीक है ना, 5 मॉड्यूल्स पे बेस्ड है। पहला जो थीम है इसका एमिशन इन्वेंटरी, एयर शेड और मिटिगेशन है। दूसरा जो भी ह्यूमन हेल्थ में इंपैक्ट पड़ रहा है और एग्रीकल्चर में। तीसरा ये कि इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग, फोरकास्टिंग एंड एडवाइजरी फ्रेमवर्क। उसके बाद आउटरीच, सोशल डायमेंशन, ट्रांजिशन स्ट्रैटेजी और पॉलिसी है। इसके बाद समाधान जो आपकी सार्वजनिक उद्योग साझेदारी है। इसके बाद एक चीज इसमें और भी है इंपॉर्टेंट, स्टबल बर्निंग, है ना, बहुत ज्वलंत मुद्दा है आपका दिल्ली एनसीआर और जो आपका उत्तर पश्चिम वाला हमारा क्षेत्र है, उसके अलावा न्यू टेक्नोलॉजीज। तो ये बिल्कुल देख लीजिए कंटेक्चुअल चीज है। इसके बाद नेक्स्ट फेज जो हमारा है वो एमसीक्यू से रिलेटेड है। तो बाबा बंदा बहादुर, जो आपकी बंदा सिंह बहादुर है, उनके बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा ट्रू है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। जो पहला स्टेटमेंट है कि नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी जो है वो ऑब्जर्व कर रही है इनका जो आपका क्या, जिसको हम शहादत दिवस बोल सकते हैं, है ना, 25 जून को उस रूप में सेलिब्रेट कर रही है, मना रहा है उसको राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि ये आपके ग्रेट सिख वॉरियर हैं और आपके कमांडर भी रहे हैं खालसा आर्मी के, ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये कि पंजाब में इन्होंने एस्टैब्लिश किया था खालसा रूल, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद इन्होंने नानक शाही कॉइन्स को भी इंट्रोड्यूस किया था। तो चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा क्योंकि सही पूछा गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, उसके बारे में गलत स्टेटमेंट को पिक करना है। तो पहला ये कि इसको ऑब्जर्व किया, कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो 23 जून को, 23 जून को क्यों किया जाता है, प्रमोट करने के लिए स्पोर्ट्स और हेल्थ, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि इसको जो आपका मनाया जाता है किसके उपलक्ष्य में, तो भैया 1894 में जो आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी की स्थापना के संदर्भ में इसको जो है आपका मनाया जाता है, ठीक है ना, 1894, बिल्कुल ठीक है दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा ये कि इस साल की थीम क्या थी इसकी, तो टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। इसका आंसर आपका नन ऑफ द अबव हो जाएगा क्योंकि गलत पूछा जा रहा है और ऊपर के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।